नमस्कार साथियों। सीईटी जो 12th पास है उनसे जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उस नोटिफिकेशन में किस प्रकार से आवेदन करना है, क्या आयु है और जो सिलेबस है और कौन कौन सी परीक्षाओं 12th पास जो सीईटी का प्रमाण पत्र है वो जरूरी होगा। इससे सीईटी से जो प्राप्त प्रमाण पत्र है उसका जो आपके वैधता जो काल है वो कितना रहेगा और जो सिलेबस से जुड़ी बातें हैं और बहुत सारी ऐसी बातें जो विद्यार्थियों को उत्सुक कर रही है कि वो इन चीजों के बारे में जाने, उन चीजों के बारे में समझे। लेकिन जैसे ही सीईटी का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद में फिर से समस्या ये आ रही है कि जो सिलेबस जारी किया गया है उस सिलेबस के बाद में जो 2-3 बातें हैं जो विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं चिंता में डाल रही है। जैसे एक तो 40% वाला जो आपके मार्क बेंच है वो सेट किया हुआ इसमें, और इसके साथ इसमें 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग है, जो ऋणात्मक जो आपके अंक है वो भी इसमें जारी किए गए हैं। जैसे अगर आपने 3 सवालों अगर गलत आपने उत्तर दे दिए तो एक जो सही सवाल है वो आपके गलत हो जाएगा, उसके नंबर काट लिए जाएंगे। इस प्रकार से कई सारी बातें हमें सीईटी में देखने को मिली है, कुछ बदलाव भी देखने को मिले हैं। तो हम जो ये सीईटी है, जो ये समान पात्रता परीक्षा है, इसकी हम 2 लेवल पर चर्चा करेंगे। एक तो हम वो सारी बातें करेंगे जो आपके नोटिफिकेशन में आई है और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो एक तो जो सामान्य बातें हैं, जो सामान्य निर्देश है, वो सामान्य निर्देश जो आपके नोटिफिकेशन में जारी हो चुके हैं उनकी बात करेंगे। फिर हम कुछ रणनीति की बात करेंगे, कुछ ऐसी बातों का हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार से पढ़ा जाए, कहां से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे इस पूरे सिलेबस से डील की जाए, क्योंकि विस्तृत सिलेबस है। आप देखते हो इसमें जीके भी है, जीएस भी है, कंप्यूटर भी है, जैसे अलग अलग आपके सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं और उन सारी की सारी बातों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे कह दूं, जब हम सामान्य निर्देश बात करें, हालांकि मैंने उनको अच्छी तरीके से पढ़ा है, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा लगता हो कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए और जो नोटिफिकेशन जो बात आई है उसमें कहीं ना कहीं गैप नजर आ रहा है, कोई अंतर नजर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वही सही रहेगा। हमसे कहीं ना कहीं मानवीय भूल हो सकती है, त्रुटि हो सकती है। तो एक बार आप स्वयं भी उस नोटिफिकेशन को देखें, उस नोटिफिकेशन को समझें और वीडियो थोड़े से आपको आसानी हो जाएगी चीजों को समझने और आपको चिंतन करने में। सबसे पहले अगर मैं सामान्य निर्देशों की बात करूंगा विद्यार्थियों कि जो ये परीक्षा है, इस परीक्षा के उपरांत जो मिलने वाला प्रमाण पत्र है, अगर आप सफल हो जाते हैं तो किन किन परीक्षाओं में काम आएगा। ये सामान्य भाषा में कहें तो कौन कौन सी 12th पास आउट आपकी भर्तियां होगी जिनमें सीईटी का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। कुछ ऐसे नाम जो आप सब जानते हो, जैसे वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, जमादार ग्रेड 2 है, जो आपके कनिष्ठ सहायक है जिसे आपके जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं, लिपिक ग्रेड 2 है, राजस्थान कांस्टेबल है। ऐसी खूब सारे आपकी भर्ती परीक्षा है जिसमें सीईटी मांगा जाएगा। सामान्य भाषा बोल रहे तो जैसे एक तो आपके वनपाल हो गया, फिर दूसरी बात करें तो जो राजस्थान पुलिस है, राजस्थान कांस्टेबल की आपकी भर्ती आती है वो भी इसी से होगी। इसके बाद में जो जमादार ग्रेड 2 है वो भी आपके इसी भर्ती से होगा। इसके बाद में जो आपके लिपिक ग्रेड 2 है वो भी इसी से होगा। कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट जो भर्ती होगी विभिन्न सेवाओं से, विभिन्न ऑफिसों से, विभिन्न कार्यालयों से, जो लिपिक ग्रेड 2 है, जूनियर असिस्टेंट है, वो भी आपके इसी शामिल है। और छात्रावास अधीक्षक, ऐसे मैंने आपको सामान्य नाम बताए हैं। आप जब नोटिफिकेशन को देखेंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको यही बात बताई गई है कि सीईटी किन किन परीक्षाओं में बैठने के लिए अनिवार्य होगी। सीईटी का आप ध्यान रखेंगे विद्यार्थियों, ये कोई सीईटी क्लियर करने से कहीं हमें सरकारी सेवाओं में नियोजित नहीं होते हैं, ये केवल प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के बाद सरकार के द्वारा, बोर्ड के द्वारा, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा जो आपके परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा, आप उस परीक्षाओं में बैठ सकते हो। ये इस प्रकार का प्रमाण पत्र है। तो ऐसे कुछ आपकी सामान्य परीक्षाएं, वनपाल, राजस्थान पुलिस, जमादार ग्रेड 2, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक और छात्रावास अधीक्षक, ऐसे आपके कुछ आपकी पोस्ट है, इनसे जुड़ी आपकी भर्तियां हैं जहां आप, अगर आपके पास सीईटी का प्रमाण पत्र है, अगर आपने सीईटी का एग्जाम क्लियर कर लिया है तो आप इन्हें भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए योग्य हो जाओगे। दूसरी बात यह है विद्यार्थियों, जो हमें प्रमाण पत्र मिलेगा वो कितने समय तक वैलिड रहेगा। तो जैसे जिस दिनांक से आपका ये परिणाम जारी होता है उस परिणाम से आपके 3 वर्ष तक ये आपके सीईटी का जो प्रमाण पत्र है आपका मान्य होगा। जैसे आप मान लीजिए आज की डेट में आपके एग्जाम का जो परिणाम है
जो रिजल्ट जारी हो गया है, तो आज की डेट से 3 साल तक ये आपके पास वैलिड रहेगा। उन 3 सालों में इन सेवाओं से जुड़ी कोई भी भर्ती परीक्षा होती है तो आप उसमें बैठने के लिए योग्य हो, एलिजिबल हो। एक ये बात भी कही जाती है बच्चों के द्वारा कि सर हम कई बार जैसे कि अंक सुधार का प्रयास करते हैं, जैसे आज एग्जाम हुआ है आप उसमें बैठे हो और 6 महीने बाद फिर से एग्जाम हुआ है उसमें भी आप बैठे हो और दोनों में आपने 40% से अधिक अंक हासिल कर लिए, तो फिर कौन सा प्रमाण पत्र हमारा मान्य होगा? तो इसमें निर्देशों में आप पढ़ोगे तो लिखा हुआ है जो सर्वोत्तम अंक है, आपने इन 3 सालों में कितने बार एग्जाम दिया हो, उन एग्जाम के अंतर्गत आपके पास सर्वोत्तम अंक किस परीक्षा में है वो आपके मान्य हो जाएगी। जैसे मान लीजिए जो आपके मान लीजिए 240 नंबर का पूरा आपके सीईटी है और जब आपने पहली बार परीक्षा दी तो आपके 120 नंबर आए और दूसरी बार परीक्षा दी तो आपके 180 नंबर आए। आप इस प्रकार समझ सकते हो। तो जाहिर सी बात है सर्वोत्तम अंक 180 वाला है तो 180 वाला जो प्रमाण पत्र है वो आपके मान्य हो जाएगा। अंक सुधार के लिए आप चाहो तो कितने बार भी इस एग्जाम को दे सकते हो, इसमें कोई समय सीमा आपके नहीं बांधी गई। तो एक बात तो क्लियर होगी, सामान्य बात है कौन कौन सी परीक्षाओं में आवश्यक है, दूसरी बात कितने साल तक इसका आपके वैलिड रहेगा प्रमाण पत्र और क्या उस अंकों के अंदर सुधार कर सकते हैं क्या, तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद विद्यार्थियों एक जो नया यहाँ पर हमें चीज देखने को मिली है 40% वाला। अगर आप प्रश्नों की संख्या देखेंगे तो 120 प्रश्न है और अगर आप मार्कों की ओर जाएंगे तो हर सवाल 2 मार्क का है तो 240 नंबर का हो जाएगा। तो आपको 40% अंक तो लाने लाने हैं। 40% अंक का मतलब हो गया विद्यार्थियों कि लगभग आप इस प्रकार से समझ सकते चीजों को कि जो आपके मार्क्स है, जो आपके क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का जो न्यूनतम जो 40% वाला क्राइटेरिया है, आप सभी बोर्ड के सभी आपके संस्थाओं की परीक्षा में देख चुके हो और यहाँ भी सरकार ने यही कर दी है, बोर्ड ने यही कर दिया है कि आप जितने अंक लाते हैं वो कम से कम 40% या उस 40% से ऊपर होने ही चाहिए। अब आप 120 का या फिर 240 मार्क्स का 40% निकाल सकते हो और आप एक चीज समझ सकते हो कि हमें कितने नंबर लाने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर 120 क्वेश्चन है तो लगभग आपके 48 के आसपास अगर आप क्वेश्चन सही करते हो 40% मेरे हिसाब से बैठ जाते हैं। तो फिर भी एक बार आप चेक कर लेना इसको, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 40% वाला यहाँ पर आपकी क्राइटेरिया रखा गया है। हम आगे बात करेंगे 40% को हम किस प्रकार से हासिल कर सकते हैं, क्या हम रणनीति बना सकते हैं जिनसे हमें आसानी हो जाए ये आपके लाने के लिए। वो फीस वाली बात सामान्य सी बात है, 600 रुपये फीस है और कई वर्गों में छूट मिलने के बाद ये आपकी फीस 400 हो जाती है। तो ये तो सामान्य सी बात है और मेरे हिसाब से इसको तो आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पर आती है विद्यार्थियों आयु की बात। तो आयु यहाँ पर दी गई है न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष, लेकिन ये 1 जनवरी 2027 से मानी जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जब 1 जनवरी 2027 आएगी तो उस समय जो आपकी न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु आपके 40 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहां स्पष्ट लिखा हुआ है 1 जनवरी 2027। 1 जनवरी 2027 से आपकी एज काउंट की जाएगी, उस तारीख को आप 18 वर्ष से अधिक होने चाहिए और 40 वर्ष से कम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो उच्च आयु है उसमें कुछ छूट दी गई है। जो उच्च आयु है उसमें कुछ आपके छूट दी गई, जैसे जो जनरल की जो महिला वर्ग है उनको 5 वर्ष की छूट दी गई है। इसी प्रकार जो एसी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, इनकी जो महिलाएं हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। और इसी तरह जो आपके एसी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस जो पुरुष हैं उनको भी उच्च सीमा के अंतर्गत 5 वर्ष की छूट दी गई है। लेकिन यहाँ ध्यान रखेंगे जो छूट मिल रही है उन्हीं को मिलेगी जो राजस्थान के मूल निवासी है, राजस्थान के स्थायी निवासी। जो राजस्थान के स्थायी निवासी है उनको ये उच्च आयु में कुछ छूट दी गई है। जनरल महिलाओं को 5 वर्ष की दी गई है। जो विभिन्न जो आपके आरक्षित समूह है उनके पुरुषों को 5 वर्ष की छूट दी गई है। विभिन्न आरक्षित समूह की जो महिलाएं हैं उनको आपके 10 वर्ष की छूट दी गई है। और जो आरक्षित नहीं है जनरल में जो महिला वर्ग है उनको भी 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। लेकिन वो एक आपके डाला हुआ संशोधन डाले भी है कि वो राजस्थान के स्थायी निवास होना चाहिए। लेकिन मोटे मोटे रूप से आप देख सकते हो 18 से 40 वर्ष की आपकी आयु है। तो इस मध्य अगर आपकी आयु है जिसकी काउंट आप 1 जनवरी 2027 से की जा रही है, अगर उसके बीच में अगर आपकी आयु है तो निश्चित रूप से आप इसकी तैयारी करें। अब अगली सी बात है कि आवेदन डेट क्या है, कब से कब हम आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड ने आपको अच्छा खासा समय दिया है विद्यार्थियों, यहाँ पर 24 जून 2026 से लेकर आपके ये 23 जुलाई तक है। तो जो 24 जून है, 24 जून से 23 जुलाई 2026 तक आपकी ये डेट दी गई है। आप इस डेट के लगभग 1 महीने का समय है और इस दौरान आप जो भी आपके
वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया है आपकी नेशनल ID से ऑनलाइन माध्यम से, वहां से जाकर आप इसको आवेदन कर सकते हो। एग्जाम डेट ये भी आपकी घोषित कर चुकी है। अच्छी बात है इस बार एग्जाम डेट साथ में घोषणा कर दी है। लगभग आपकी जो आपके 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर निश्चित तारीख दे दी गई है कि 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में आपके एग्जाम 2026 के बीच में एग्जाम करवा लिया जाएगा। लेकिन एग्जाम की तारीख में फेरबदल हो सकता है, उसको मैं सही नहीं फिक्स नहीं मान सकते, स्थायी नहीं मान सकते। तो लगभग मोटे मोटे रूप से तो अक्टूबर से पहले होने वाले नहीं है। अब एग्जाम होगा तो अक्टूबर के बाद ही होगा, क्योंकि डेट में अगर परिवर्तन होता है तो पहले नहीं होता, वो बाद की तारीख में उठ जाती है तारीख। तो लगभग आपके अक्टूबर का महीना, जैसे भी आपके जून चल रहा था, जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, लगभग आपके पास 4 महीने का समय है और 4 महीने के समय में आप अच्छी तरीके से इसकी तैयारी कर सकते हो। तो ये मोटे मोटे रूप से आपके सामान्य बातें हैं। कौन कौन सी परीक्षा इसमें आ रही है, वेलिड कितने समय तक रहेगा, अंक सुधार किया जा सकता है और आयु क्या है, 40% वाले अपने बात कर ली। आवेदन कब से हो रहे हैं, एग्जाम डेट कब से हो रही है, या कुछ उच्चतम आयु छूट है क्या, तो उसको मैंने बता दिया। एक बार आप भी नोटिफिकेशन इसको चेक कर ले। और इसके बाद में जो प्रश्नों की प्रकृति है, जो परीक्षा की प्रकृति है, अगर मैं उसको देखूं कि परीक्षा किस प्रकार से आयोजित होगी, तो सामान्य से बात है परीक्षा आपके ऑब्जेक्टिव होगी। बिल्कुल ये तो क्लियर है आपके सामने। कितने सवाल आएंगे तो हम बार बार बात कर चुके हैं, 120 सवाल आएंगे, हर सवाल 2 नंबर का होगा, तो टोटल 240 मार्क्स आपके समझ आएंगे। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखनी, नेगेटिव मार्किंग है। जो 1/3 है आपके नकारात्मक जो आपके अंक है वो रखा गया है, 1/3 रखा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, देखो 40% और 1/3 ये 2 ऐसी चीजें हैं कि जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं, सामान्य स्तर की तैयारी करते हैं, वो यहीं से पिछड़ जाएंगे। जब आप इन भर्तियों को देखेंगे तो आपको इन भर्तियों में इतनी भीड़ नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो बच्चे पढ़ते नहीं है, जो रुचि लेकर नहीं पढ़ रहे हैं, जिनका उद्देश्य सरकारी सेवा में जाना नहीं है, बस केवल फॉर्म भरना है, उन बच्चों को यही रोक दिया जाएगा। एक तो पहले तो उनके 40% अंक नहीं आएंगे, और दूसरी बात अगर आ भी गए हैं तो टिपे से नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो सारे गोले भरकर आ जाते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं ये हमें सहूलियत मिल जाती है कि हम 40% वाला जो बैरियर है, जो बाधा है, उसको पार कर जाते हैं। लेकिन उस बाधा को बनाए रखने का काम इस 1/3 ने किया। अगर आप टिप्पा लगाओगे, गोले ऐसे भरकर आओगे, तो जाहिर सी बात है कि माइनस मार्किंग में आप जाओगे, और जैसी माइनस मार्किंग आपकी बढ़ती जाएगी, आप उस 40% के क्राइटेरिया से नीचे आ जाओगे। तो जो 40% वाला जो बेंच मार्क है और जो 1/3 वाली जो नीति है, बिल्कुल सही है। पढ़ने वाले बच्चे निश्चित रूप से इसमें पास हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। संख्या उनकी कम होगी, पर उसका फायदा ये होगा, जब संख्या कम होगी तो इस भर्ती परीक्षा में बैठने वाले बच्चों की भी संख्या कम होगी, हेल्दी कॉम्पिटिशन होगा, स्वस्थ प्रतियोगिता होगी, और चीजें और आसान आपको लगेगी बाद में। तो इस प्रकार से हमें इस बात समर्थन करना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग ठीक रखिए, और 40% वाला जो क्राइटेरिया है वो भी ठीक रखा है, क्योंकि हर परीक्षा में लगभग आपके कर दिया गया है। एक इसमें यह है कि 40% वाला जो क्राइटेरिया है, उसमें जो हमारे आरक्षित समूह है, SC और ST, इनको 5% की छूट दी गई है। तो मतलब ये आपके इनके लिए जो क्राइटेरिया है वो 35% होगा। दो कई बार जो छूट के प्रावधान होते हैं, नोटिफिकेशन एक बार आप खुद देखना, तो वहां पर और भी आपको चीजें अच्छी दिखाई देगी, लेकिन सामान्य बात मैंने आपके यहाँ पर कर ली। अब विद्यार्थियों टाइम, तो एग्जाम का टाइम भी दे दिया, 2.5 घंटे का आपके पास समय है। 2.5 घंटे का आपके पास समय है, और इस 2.5 घंटे के समय के अंदर आपको एग्जाम के अंदर जो हॉल के अंदर जो आपकी परीक्षाएं हैं, जो आपके प्रश्न पत्र उसको हल करना पड़ेगा, और टाइम भी ठीक है, लगभग 120 सवाल करने के लिए 2.5 घंटे मेरे हिसाब से काफी होते हैं। अब इसमें विद्यार्थियों, जब हम देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों में कि जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, उसमें जो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें A, B, C, D और E भी आने लगे हैं। पहले तो जैसे A, B, C, D आता था, और चारों में से हमको एक विकल्प चुनना पड़ता था। अब एक E विकल्प भी दे दिया गया है, और ये ठीक है। लेकिन E विकल्प पर यहाँ पर 2-3 बातें हैं। जैसे मान लीजिए आपके 120 आपके क्वेश्चन आए हैं। अब 120 क्वेश्चन को आप अटेंड कर रहे हो, गोले भर रहे हो, तो इस नोटिफिकेशन में एक बात स्पष्ट कही गई है कि अगर आपने खाली गोले रख दिए, यानी गोले में कुछ नहीं भरा, A, B, C, D, E कुछ नहीं भरा, खाली गोले रख दिए, और अगर वो खाली गोलों की जो कुल मात्रा, कुल क्वेश्चन की मात्रा के 10% से कम है, 10% से कम है, तो उसके भी आपके नेगेटिव मार्किंग 1/3 काट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए 120 आपके क्वेश्चन हैं, और आप 120 क्वेश्चन का आप 10% निकाल लीजिए, लगभग आपके जो 12 सवाल बनते हैं, और उसमें अगर मान लीजिए आपके ऐसे आपने 8 सवाल ऐसे कर लिए, उदाहरण के लिए 8 सवाल ऐसे कर दिए आपने, जहां पर आपने कोई भी गोला नहीं भरा, इसको खाली रख दिया, 8 सवालों में अंदर कोई गोला नहीं भरा, तो जो 8 सवाल है उसके भी आपके 1/3 आपके माइनस कर ली जाएगी। तो यहाँ पर बोर्ड आपको चेता रहा है कि कोई भी गोला आपको खाली नहीं भरना है।
और गलती से अगर आपके जो गोले खाली रहे हैं ये 10% से ज्यादा हो जाएंगे, यानी मान लो 15 हो गए, 16 हो गए, 13 हो गए, जो भी 10% से मान लीजिए आपके ज्यादा हो गए, तो उस समय फिर आप अयोग्य घोषित हो जाओगे। तो यहाँ पर एक बात हमें अलग से देखने को मिली है, अगर कुल प्रश्नों की संख्या के 10% से कम अगर आपने गोलों को खाली रखा है, उसमें अगर आप प्रश्न को अटेंड नहीं किया और अगर आपने ई गोला नहीं भरा है तो आपके 1/3 माइनस हो जाएंगे। और अगर आपने 10% से अधिक गोलों के अंदर कोई भी आपके विकल्प नहीं चुना ना, ए बी सी डी और ई विकल्प भी आपने नहीं भरा है, और ऐसे प्रश्नों की संख्या 10% से ज्यादा है कुल क्वेश्चंस के, तो फिर आपको बोर्ड अयोग्य घोषित कर देगा, आपका रिजल्ट आपके जारी नहीं होगा। तो ध्यान रखना 10% से कम किस प्रकार का पनिशमेंट है, और 10% से ज्यादा अगर ऐसे अगर गोले अगर खाली रह गए, विकल्प का चयन आपने नहीं किया, तो किस प्रकार का पनिशमेंट है, दोनों बात हमने कर ली। तो 10% से कम 1/3 माइनस, और 10% से अधिक अगर आपके ऐसे प्रश्न मिलते हैं तो फिर आप अयोग्य ही माने जाओगे। ये भी बात आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे, और हर प्रश्न करना अनिवार्य होता है। वैसे जो प्रश्न नहीं आता है उसमें अंत में आप जल्दी से ये आप विकल्प चयन करिए, जिसमें होता है उपरोक्त जो भी है आपके आप अटेंड नहीं करना चाहते हो, तो ये ऑप्शन होता है वो दर्शाता है कि आप इस प्रश्न करने के इच्छुक नहीं हो, लेकिन फिर भी इच्छुक नहीं हो तो बताना पड़ेगा। जैसे ई ऑप्शन को आपने क्लिक कर दिया, मार्क कर दिया, तो आप बता दिए कि भाई हम इस प्रश्न को अटेंड नहीं कर सकते, उस स्थिति में नहीं। ये वाली बात होगी आपके, तो सामान्य बातें होगी। अब सामान्य बातों के बाद में जो अगली बात है इसके सिलेबस की, इसके सिलेबस में राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राज्य व्यवस्था, इको और भारतीय संदर्भ, भूगोल, इकोनॉमिक्स मिलती है, साइंस एंड टेक है इसके अंतर्गत, विशेष तौर साइंस ही है इसमें, तो मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, जन स्वास्थ्य है, हिंदी है और अंग्रेजी है। इस पर करंट तो है इसमें, तो इस प्रकार से चीजें इसमें सिलेबस के अंतर्गत है। तो अब हम क्या करेंगे, सिलेबस को लिखेंगे, उसके जो प्रमुख सब्जेक्ट उसको लिख लेंगे, और लिखने के बाद हम देखेंगे किस सब्जेक्ट को किस प्रकार से डील किया जाए। हम यहाँ दो प्रकार की बातें करेंगे, एक तो उस स्थिति को जहां पर हमारा उद्देश्य केवल और केवल सीईटी को पास करना है, और एक उद्देश्य उससे आगे बढ़कर है जहां हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा उद्देश्य केवल सीईटी को पास करना ही नहीं है, सीईटी तो पास करेंगे लेकिन आने वाली भर्तियों के अंदर भी हम इसी चीज को इस प्रकार से पढ़ें कि हमें बार बार चीजों को हैंडल नहीं करना पड़े, बार बार चीजों को अलग अलग किताबों से नहीं पढ़ना पड़े। तो मैं दोनों ही स्थितियों और दोनों ही रणनीतियों से आपको अवगत करा दूंगा, जो आपको बेहतर लगे, जो आपको सही लगे, आप उसका अनुसरण करें। तो अब हम जो सिलेबस है उसकी चर्चा कर लेते हैं, और सिलेबस से कैसे डील करनी है, उसे किस प्रकार हैंडल करना है ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए, उसकी बात हम थोड़ी सी यहाँ पर करते हैं। अब जो सिलेबस से जुड़ी बात है और सिलेबस को कैसे डील करें, वो थोड़ा सा हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। हम दो बातों साथ ही पढ़ लेंगे कि कैसे पढ़े एक तो, और कैसे पढ़े इस प्रश्न का हम उत्तर ढूंढते हुए पूरे सिलेबस को भी एक बार देखने का प्रयास करेंगे। अब विद्यार्थियों, इस सिलेबस से डील कैसे करें, इस सिलेबस को हम कैसे पढ़ें, तो इस दृष्टिकोण में दो बातें सामने आती है कि आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपका उद्देश्य केवल सीईटी पास करना है, केवल एक बार सीईटी को क्लियर करना है 40% अंकों के साथ में, तो वह स्थिति अलग होगी। और दूसरी स्थिति वह होती है कि आप केवल सीईटी के ही दृष्टिगत होकर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि आने वाले समय में चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे जमादार ग्रेड 2 हो या वनपाल हो, जूनियर असिस्टेंट हो, लिपिक ग्रेड 2 हो, जो भी XYZ आपके इस सीईटी से जुड़ी एग्जाम है, आप उनको दृष्टिगत रखते हुए आप तैयारी कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप वनपाल की तैयारी कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि वनपाल का सिलेबस और सीईटी के सिलेबस में कुछ आपके एक जैसा आपके जो साम्यता वो नजर आएगी। अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हो तो जो बातें राजस्थान पुलिस में होगी उनकी कुछ बातें आपकी सीईटी में होगी। मतलब जो आप सीईटी का सिलेबस देखते हैं उसकी 40% बातें, 50% तक बातें आपको सीईटी से जुड़ी भी आपके एग्जाम के अंदर नजर आ जाएगी। उस स्थिति में फिर आप ये सोच सकते हो कि मैं सीईटी की ऐसी तैयारी करूं कि सीईटी तो क्लियर हो ही जाए, आने वाले एग्जाम के अंदर भी मेरे काम आ जाए। तो जो पहला जो आपके तरीका है, जो आपके हम कह सकते हैं एक प्रकार से संक्षिप्त तरीका, आपके शॉर्ट तरीका है, जिसमें केवल और केवल हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम सीईटी क्लियर करना चाहते हैं, और इस स्थिति में हमें और ज्यादा कुछ नहीं करना है। केवल 2-3 बातों का ध्यान रखना है। मार्केट में जाइए और कोई भी एक गाइड उठा लीजिए। इसके साथ में किसी भी कोचिंग को आप कर रहे हो सीईटी के लिए, तो उस कोचिंग के जो आपके पास नोट्स हैं उन्हें देखिए, या कोचिंग नहीं कर रहे हो तो केवल उस कोचिंग के सीईटी से जुड़े जो नोट्स हैं, तो एक तो गाइड और एक नोट्स, इन दोनों को पढ़कर चले जाइए, निश्चित रूप से आपके सीईटी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये केवल इस दृष्टि बता रहा हूँ आपके कि केवल आपको सीईटी क्लियर करना है, तो एक तो आपको कोई मार्केट से गाइड उठानी है, या हो सकता है कि
ऐसी गाइड भी आती है जो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग होगी, या फिर सीईटी के लिए 2-3 गाइड होंगी जिसमें पूरा सारा सिलेबस कवर होगा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी आपकी इच्छा अनुसार, क्योंकि गाइडों में लगभग 80-90% बातें एक जैसी होती है। तो आप कोई भी एक गाइड उठा लीजिए आपकी रुचि अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार, और उसके साथ अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। अगर आप कोचिंग नहीं करते हैं फिर भी राजस्थान किसी भी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए। अब नोट्स और गाइड दोनों को पढ़ते रहिए, अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाते रहिए, उनको बार बार रिविजन करें, और पीवाईक्यू एमसीक्यू करते रहें इनके साथ में। पीवाईक्यू भी आप करते रहिए और एमसीक्यू भी करते रहिए। जरूर नहीं वो सीईटी से जुड़े हो, वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई भी पीवाईक्यू कोई भी एमसीक्यू हो सकते हैं। और अगर आपने ईमानदारी से तैयारी की 3 महीने भी, तो निश्चित रूप से सीईटी 40% के साथ क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। पर समस्या कहाँ हटती है विद्यार्थियों यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपने राजस्थान वाला जो आपके सिलेबस से पढ़ा सीईटी के अंदर, और आपने केवल उद्देश्य केवल सीईटी क्लियर करने रखा। सीईटी जैसे आपकी क्लियर हुई, उसके कुछ महीनों के बाद मान लीजिए आपके एक भर्ती अनाउंस होगी 12th पास की, और उसमें भी राजस्थान का मान लीजिए आपकी इतिहास है, कला संस्कृति है, जीके है। अब आप क्या करोगे, वापस राजस्थान का कला संस्कृति इतिहास वापस पढ़ोगे उस भर्ती के अकॉर्डिंग। तो आपको दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। पहले आपने छोटा रास्ता अपना सीईटी क्लियर करने के लिए, अब आप विस्तृत मार्ग की ओर जाओगे उस एग्जाम क्लियर करने के लिए, जहां से फिर से आपको चीजें पढ़नी पड़ेगी, फिर से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, फिर से उनको रिविजन करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक अपने दिमाग में एक आइडिया फिक्स कर लें, एक धारणा फिक्स कर लें कि भाई जो सीईटी के जो सिलेबस है हमारे आने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बिल्कुल मिलता जुलता सिलेबस है। तो उस मिलते जुलते सिलेबस को इस प्रकार से तैयार करें कि वो जो आपने सिलेबस तैयार किया है वो आपके सीईटी में तो काम आए, साथ में जो आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे वहां पर आगे जो 12th पास का, उस कंपटीशन एग्जाम में भी काम आ जाए। एक चीज को एक बार ही पढ़े, जैसे राजस्थान का इतिहास कला संस्कृति इस प्रकार से पढ़ लीजिए को सीईटी में भी काम आ जाएगा, सीईटी के बाद में आपके जो एग्जाम होंगे उसमें भी काम आ जाएगा, जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी मान लो उसमें भी काम आ जाएगा, और अदर जो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप के जो प्रश्न पत्र होते हैं वहां भी आपके काम आ जाएगा। तो एक सब्जेक्ट को ऐसा तैयार करें कि छोटे से छोटी भर्ती परीक्षा में काम आ जाए और राजस्थान की बड़ी से बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आपके उपयोगी साबित हो। इस प्रकार से पढ़ोगे ना तो किसी चीज को एक बार ही पढ़ना पड़ता है, फिर बार बार आप रिवीजन करते रहते हो और आसानी से चीजें आपके सहूलियत हो जाती है। वरना आप भटकते रहते हो, भटकते ऐसे रहते हो, कभी आपने ये टॉपिक पढ़ लिया, कभी ये टॉपिक पढ़ लिया, सीईटी क्लियर कर ली, फिर एग्जाम आ गया, फिर आपको लगता है कि मैंने तो कम पढ़ा है, फिर नए स्रोत उतारते हो, नई किताबें लाते हो, फिर पढ़ते हो, पुरानी भूल जाते हो। तो दिमाग में एक प्रकार चौक हो जाता है, अधिगम का पठार बन जाता है, चीजें कुछ समझ में नहीं आती, सारी बिखरी भी रहती है, हम हताश हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, और अंत में हमें लगता है कि सारी चीजें हमारे हाथ से छूटती जा रही है। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी तो हर के अंदर पढ़ना ही पढ़ना है। जनरल जो साइंस है या फिर आपके सामान्य हिंदी है, इंग्लिश है, ग्रामर का जो आपके पोर्शन है, व्याकरण का जो आपके सिलेबस का पार्ट है, हर एग्जाम पूछे जा रहे हैं। तो जो हिंदी है, अंग्रेजी है, जनरल साइंस है और राजस्थान का जो जीके है जिसमें मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब की बात कर रहा हूँ, इन 5-7 जो आपके कोर सब्जेक्ट है उनको तो ऐसा तैयार करें कि सीईटी में भी काम आए और अदर जो सीईटी आधारित एग्जाम हो या सीईटी आधारित नहीं होने वाले एग्जाम हो सब में काम आ जाए। फिर बार बार कुछ नहीं पढ़ना, एक बार पढ़ लिया बस मामला खत्म हो गया। तो मैं उसके अनुसार बात करूंगा, तो मैं कई सारी किताबों के नाम बताऊंगा, आप उन किताबों के नाम नोट कर लीजिए और पढ़ते जाइए। मैं फिर कह रहा हूँ जो मैं नाम बता रहा हूँ उनसे भी सीईटी क्लियर हो जाएगी और आने वाली हर भर्ती परीक्षा क्लियर हो जाएगी। लेकिन केवल आपको उद्देश्य सीईटी क्लियर करना तो फिर किताबों की ओर नहीं जाएंगे, वो एक गाइड ले लेना, किसी कोचिंग के नोट्स ले लेना, निश्चित रूप से बार बार पढ़ोगे, पीवाईक्यू एमसीक्यू करोगे, सीईटी क्लियर हो जाएगी। कोई इतनी बड़ी बात इसमें है नहीं। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो आप देखोगे विद्यार्थियों राजस्थान की इसमें हिस्ट्री भी है, हिस्ट्री के साथ में हमें आर्ट एंड कल्चर भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद में राजस्थान की जो पॉलिटिकल साइंस भी है, राजस्थान की ज्योग्राफी है और राजस्थान का जो इकोनॉमिक्स है, ये जो इको वाला पार्ट है वो भी इसमें आपके दिया गया है। अब अगर आप राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पप्पू सिंह प्रजापत सर, पीएस बोलते हैं अपन, और अगर ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो 9th प्लस 10th की जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, जो राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, और कक्षा 9th में जैसे राजस्थान के इतिहास चलती है, कक्षा 10th मेरे साथ राजस्थान की कला और संस्कृति चलती है, और 9th 10th की पुस्तक पढ़ लीजिए। और उनके साथ में पप्पू सिंह प्रजापत किताब बहुत बड़ी आती है, लेकिन हमें पता है कि सारी किताब नहीं पढ़नी, हमें वही टॉपिक पढ़ने जो हमारे सिलेबस में है। अब किताब भले 1000 पेज की हो, पर हमारा सिलेबस 100 पेज में आपके क्लियर हो रहा है, तो हमें तो 100 पेज ही पढ़ने, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। तो किताबों को और ले जाएंगे, किताबें कैसे बता दी सर ने, मैं किताबें बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हमें पूरी किताब नहीं पढ़नी।
हमें किताब में से वही मैटर पढ़ना जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, सामान्य सी बात है। तो राजस्थान की हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको चीज बता दी है और आप निश्चित रूप से ऐसे पढ़े। इसके बाद में विद्यार्थी जैसे राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, तो जो राहुल चौधरी सर की पुस्तक है आप उसको पढ़िए, अच्छी तरीके से इसमें बताया गया राजस्थान की पॉलिटिकल साइंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज्योग्राफी के लिए आप क्या करें, किसी भी कोचिंग क्लास के नोट्स ले लीजिए, चाहे वो आरएस के नोट्स हो, ग्रेट वेस्ट के नोट्स हो, क्योंकि आरएस का जो सिलेबस है लगभग वो सिलेबस उससे मिलता आपके सीईटी में रखा गया है ज्योग्राफी के अंदर, राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और जो ज्योग्राफी के अंदर अगर आप आरएस का नहीं लेना चाहते तो सीईटी के लिए भी कोई नोट्स आपको दे रही है कोचिंग संस्थान, तो वहां से आप ज्योग्राफी राजस्थान ज्योग्राफी नोट्स ले लीजिए, काम आपका हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए तो आपको दो चीजें करनी है, एक तो आप सर्वे पढ़कर चले जाइए और दूसरा आप बजट पढ़कर चले जाइए, और ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो राजस्थान वाला पोर्शन आपके समाप्त हो जाएगा। अब समस्या हमारी आ रही है कि सर हम 3 महीने में इतना सारा कैसे पढ़े, तो मैंने पहले भी कहा ही लंबी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उनके लिए है, जो बिल्कुल सामान्य तैयारी करने वाले बच्चे उनके लिए तो मैंने पहले ही बता दिया है, आप वो तैयारी कीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप कहीं भी नहीं अटकेंगे। अगर मैं दूसरी बात करूं विद्यार्थी भारत के संदर्भ में, ये तो राजस्थान हो गया। अगर भारत के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पर आपके 2 टॉपिक दिए गए हैं भारत के संदर्भ में, एक तो वही पॉलिटिकल साइंस दी गई है और एक आपकी ज्योग्राफी दी गई है। तो पॉलिटिकल साइंस के लिए एल लक्ष्मीकांत सर की पुस्तक पढ़ दीजिए, कहीं भी आप नेट हो गए, और ज्योग्राफी के लिए कक्षा 9 और कक्षा 11 की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ लीजिए। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि जो टॉपिक बाहर जा रहा हो ज्योग्राफी के अंदर, तो वो कोचिंग क्लास के नोट्स हैं, तो वहां से जो टॉपिक बाहर जा रहा है वही पढ़े। बाकी कक्षा 9 और कक्षा 11 की एनसीईआरटी मेरे हिसाब से काफी है। अगर आप इसके साथ कुछ और ऐड करना चाहते हो, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी में, तो किसी भी कोचिंग क्लास के आप नोट्स देख लीजिए, संतुष्ट हो जाओगे आप और अच्छी तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे। तो ये राजस्थान के संदर्भ में बात कर ली मैंने, और आपके यहाँ पर भारत के संदर्भ में बात कर ली। उसके बाद विद्यार्थी साइंस विज्ञान के लिए हम क्या करें, अच्छा खासा आपके विज्ञान का भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है। जो कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो एनसीईआरटी है आप उसे पढ़े, और इसके साथ में अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं साइंस के लिए तो दृष्टि की जो बुक आती है सामान्य विज्ञान के नाम से, या फिर आपकी जो ल्यूसेंट की बुक आती है ल्यूसेंट की, इन दोनों में से कोई एक पढ़ना है। कक्षा 6 से लेकर 10 की एनसीईआरटी पढ़े ही पढ़े आपकी टॉपिक के अनुसार, और उसके साथ दृष्टि या ल्यूसेंट की बुक ले लीजिए, उसमें से जो आपके टॉपिक है आप उनको पढ़ते जाइए, और चीजें फिर आप लंबे समय तक चीजें आपके काम आएगी। मैथ्स और रीजनिंग के लिए, मैथ्स प्लस रीजनिंग के लिए रामनिवास माथुरिया सर की पुस्तक है, सब बच्चे इस नाम से वाकिफ हैं, माथुरिया सर की पुस्तक रामनिवास माथुरिया, और ये पुस्तक मैथ्स और रीजनिंग में आपके काम आ जाएगी, आप कहीं नहीं हटोगे। इसके बाद में जो समसामयिकी है, जो करंट है, या फिर हम समसामयिकी बोल सकते हैं, जो समसामयिकी है, समसामयिकी के लिए आप क्या करेंगे, एक तो हमारे राजस्थान में चलती है मूमल, और इसके साथ में दूसरी आपकी मैगजीन चलती है क्रोनोलॉजी। दोनों नहीं लेनी है, दोनों में से कोई एक आपको लेनी है, या तो आप मूमल पढ़ लीजिए या फिर आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिए। मूमल शायद मेरे हिसाब से द्विमासिक हर 2 महीने से आती है, और क्रोनोलॉजी तो आपको हर महीने मिल जाएगी। दोनों में से कोई एक मैगजीन पढ़े, मेरे हिसाब से काफी है। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ने के आदी है तो फिर मैगजीन नहीं पढ़े, यूट्यूब से आप पढ़ लें, करंट आप जी के खूब सारी बातें आपके बताई जाती है। इसके बाद विद्यार्थी हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में क्या पढ़ना है, तो हिंदी में विद्यार्थियों राघव प्रकाश इनकी पुस्तक पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो कक्षा 9 से 12 के लिए हिंदी व्याकरण रचना नामक किताब आती है, हिंदी व्याकरण रचना, ये राजस्थान बोर्ड की पुस्तक है, और इस पुस्तक को पढ़ लीजिए। लगभग 90% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। जो कुछ बातें बच जाती है वो आपके राघव प्रकाश से पढ़ लीजिए, चीजें आपकी सही हो जाएगी। इसके बाद में अगर बात करेंगे इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए हम क्या पढ़ सकते हैं, तो इंग्लिश के लिए जैसे नीतू मैम बहुत ही प्रसिद्ध है आपके अंग्रेजी के लिए, तो आप इनकी पुस्तक पढ़ सकते हो। लुसेंट की पुस्तक आती है, उनकी पढ़ सकते हो। लुसेंट के साथ में आपके अरिहंत की भी अच्छी पुस्तक आती है इंग्लिश ग्रामर के लिए। तीनों में से कोई एक ले, नीतू मैम की पुस्तक पढ़ सकते हो, या फिर आप आपके लुसेंट की पुस्तक पढ़ सकते हो, या फिर अरिहंत की पुस्तक पढ़ सकते हो। और मार्केट में आप देखेंगे अंग्रेजी के लिए तो बहुत सारी गाइडें मिल जाएगी, बहुत सारी पुस्तक मिल जाएगी, आप अपनी रुचि के अनुसार उन पुस्तकों का चुनाव कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए तो किसी भी कोचिंग क्लास के नोट्स ले लीजिए, अलग से कुछ नहीं पढ़ना आपको। जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर के लिए, और एक आपके नया टॉपिक इसमें जोड़ा हुआ है जन स्वास्थ्य, इनके लिए आप क्या करें, किसी भी कोचिंग के जो नोट्स अवेलेबल है उनको पढ़ लीजिए। जो भी आपके 7, 8, 10 सवाल जो भी आएंगे उनमें से ठीक ठाक सवाल आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी अगर आप देखोगे, मेरे हिसाब से मैंने पूरे सिलेबस को कवर कर लिया। यहाँ पर राजस्थान की बात अपन ने कर ली है,
भारत की बात कर ली है, समसामयिक कैसे, हिंदी की बात कर ली, इंग्लिश की बात कर ली, मैथ्स रीजनिंग की बात कर ली, साइंस की बात कर ली, और जो कंप्यूटर की है और जो जन स्वास्थ्य है उसी टॉपिक को जुड़े हुए इसमें सारी बातें देख ली। अब हमारे सामने समस्या फिर एक आ रही है कि सर 3 महीनों में इतनी सारी बातें कैसे पढ़ेंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं कि यह रणनीति हर उस बच्चे के लिए नहीं है। 2 प्रकार के विद्यार्थी में दिखाई दे रहे हैं। एक तो जिनका उद्देश्य केवल और केवल सीईटी को क्लियर करना है, वो इन पुस्तकों की ओर जाए ही नहीं, इन पुस्तकों को हाथ ही नहीं लगाए, केवल गाइड खरीदे, कोचिंग के नोट्स पढ़े या कोचिंग कर ले, लगभग सीईटी क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे जिनकी तैयारी पहले से ठीक ठाक है, उनको लगता है कि मैं किताबें पढ़ सकता हूं, मुझे आने वाली भर्ती परीक्षाओं की भी तैयारी ठीक करनी चाहिए साथ साथ में, तो फिर आप इन पुस्तकों का चयन करें। वैसे अभी नहीं कर पाओ तो जो भर्ती परीक्षा आएगी फिर से आपको ये राजस्थान जीके, भारत का जीके, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह बातें पूछेंगे तो किताबों के नाम आपके वहां काम आ जाएंगे। फिर एक बात ये भी तो है ना कि आपको इतनी सारी किताबें दिखाई दे रही, पूरी थोड़ी पढ़नी है। इनके अंदर वो आपको सेलेक्ट टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस का भाग, तो सारा तो वैसे ही आपको नहीं पढ़ना। इसमें आपको ये ध्यान रखना भी। पढ़े कैसे, तो मैं तो बार बार यही कहता हूं कि जैसे कोई आपने एक बुक ली है, जैसे मान लीजिए एक पुस्तक ली है, एक बुक को आपने ले ली है, इस बुक को आप कम से कम 2 बार पढ़ें। 2 बार पढ़ने के बाद में आप तीसरी बार उस बुक से क्या बनाए, अपने नोट्स बनाए, फिर केवल और केवल नोट्स पढ़े, बार बार इस नोट्स का रिविजन करें, फिर आप इस पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है। ये सबसे बेहतर तरीका है, इससे बढ़िया कोई तरीका हो ही नहीं सकता। एक पुस्तक अपना टॉपिक है, उस टॉपिक को 2 बार पढ़े, तीसरी बार खुद के नोट्स बनाए और फिर नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहे। जहाँ चीजें आपको लगेगी मिसगाइड हो रही है वहां पर फिर से आप किताब पढ़ सकते हो, वरना किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहो, चीजें आसान होती नजर आएगी आपको। इस प्रकार से चीजों को आप डील कर सकते हो, इस तरह से चीजों को आप हैंडल कर सकते हो। अब एक इसमें सामने हमारे समस्या ये आ रही है सर के 40% वाला जो क्राइटेरिया है उसको हम डील कैसे करें, पास कैसे करें। तो 40% वाला जो मामला है इसमें मैं 2 प्रकार के बच्चों को ले सकता हूं। एक तो जो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं और एक जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे, दोनों की अलग अलग रणनीति हो सकती है। जैसे आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है 12th पास में, जाहिर सी बात है कि उसके राजस्थान वाला पोर्शन ठीक हो सकता है, भारत वाला पोर्शन ठीक हो सकता है, तो क्या करेगा, राजस्थान, भारत, इसके साथ समसामयिकी, हिंदी और अंग्रेजी, ये चीजें आपकी ज्यादा पड़ेगा, तो 40% वाली बात आपकी निकल जाएगी। और अगर साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो फिर वो मैथ्स, रीजनिंग, उसके बाद में साइंस के बाद में हिंदी, अंग्रेजी, करंट पढ़ेगा तो उसके भी चीजें सही होती नजर आएगी। तो ये आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों को मैथ्स, रीजनिंग और साइंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है। पढ़ना सबको ही है, लेकिन वो अगर अपने जीके वाले पोर्शन को अच्छा करेगा और इसके बाद में समसामयिकी अच्छे पढ़कर जाएगा, हिंदी अंग्रेजी ठीक कर लेगा, तो मेरे हिसाब से 40% वाला क्राइटेरिया क्लियर कर लेगा। वो छोड़कर किसी को नहीं जाना है, पढ़ना सबको ही, पर ध्यान ज्यादा यहाँ रखना है। अगर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो विज्ञान निश्चित रूप से पढ़कर जाएगा, मैथ्स रीजनिंग अच्छी पढ़कर जाएगा, कंप्यूटर उसको ठीक आता है, समसामयिकी पढ़कर जाएगा, हिंदी अंग्रेजी पढ़कर जाएगा, जीके वाला पोर्शन थोड़ा सा कम पड़ेगा तो काम चल जाएगा, 40% वो क्लियर कर लेगा। अपनी प्रकृति, अपने जो स्ट्रीम है, अपने जो सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है, उसके अनुसार आप रणनीति बनाइए, चीजें आपके अनुसार चीजें व्यवस्थित होती नजर आएगी। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हरफन मौला होते हैं, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा आता है, ऐसे बच्चे तो हर सब्जेक्ट के अंदर आप कुछ न कुछ पढ़कर जाइए, ताकि कहीं कुछ सब्जेक्ट में कमी आए तो दूसरे सब्जेक्ट से भरपाई हो जाए। इस प्रकार से आपको देखना। वैसे पढ़ना तो सारा ही है, जब आप आगे एग्जाम दोगे तो उस एग्जाम के अंदर का सिलेबस तो सारा ही आना लगभग। ऐसे नहीं केवल जीके पूछेंगे, केवल जनरल साइंस ही पूछेंगे, वहां जीके भी आएगा, वहां जीएस भी आएगा, दोनों बातें आएगी। तो पढ़ना आपको सारा ही है। अगली बात सर, कोचिंग का क्या करें। एक समस्या ये भी आती है बच्चों की, सर कोचिंग करें कि नहीं करें, तो ये आपका स्वयं का निर्णय है। तो अगर आप कोचिंग कर रहे हो सीईटी के लिए, फिर इन पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग कर रहे हो उसके साथ एक और गाइड पढ़ लो, सीईटी एकदम क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। कोचिंग नहीं करना चाहते हो तो भी किसी कोचिंग के नोट्स ले लीजिए, गाइड पढ़ लीजिए, सीईटी क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं कोचिंग करने वाले ही सारे सीईटी क्लियर करेंगे, ऐसा भी नहीं कि वो कोचिंग नहीं करके सीईटी क्लियर नहीं होगी, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ अपने कानून में नई बात है, ऐसा कुछ होता नहीं। बिना कोचिंग भी एग्जाम क्लियर होते हैं और कोचिंग करने से भी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते, हमने देखा है, ये हमने समझा। कोचिंग करें नहीं करें आपका निर्णय है। समय 3-4 एक बात ध्यान रखिए, अगर आप कोचिंग करते हैं तो हमेशा कहता हूँ कि आपका सिलेबस आपके एग्जाम से कम 1 माह पूर्व कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि उस 1 महीने में केवल और केवल आप रिवीजन करें। ऐसा नहीं कि कल आपके एग्जाम है, उससे पहले वाले दिन आप कोचिंग क्लासेस बैठे हो, वहां पढ़ रहे हो, फिर आप बहुत दूर जा रहे हो सफल होने से। एग्जाम के 1 महीना पहले अगर आपकी कोचिंग कंप्लीट होती है तो उस 1 महीने में जो आप कोचिंग पढ़ाएंगे, आप उसका बार बार रिवीजन करोगे,
तब जाकर कोचिंग जो पढ़ा है वो फलीभूत होकर आएगा, उसका परिणाम निकल कर आएगा, उसका आउटपुट निकल कर आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और अगली बात रिवीजन। मैंने कई बार कहा है पढ़ना जितना महत्वपूर्ण नहीं है उससे अधिक रिवीजन है। 5 बार रिवीजन कर लिया कम है, एक बार और कीजिए। 7 बार रिवीजन कर लिया कम है, उसमें एक बार और ऐड कीजिए। रिवीजन करना है बार बार, पढ़ाई भले ही कम हो पर रिवीजन ज्यादा होना चाहिए। 2 बातें एग्जाम क्लियर करने में आपके काम आएगी। एक तो रिवीजन अधिक से अधिक करना है, दूसरी बात पढ़ने के लिए जो आपके पास स्रोत हैं वो फिक्स होने चाहिए पहले से ही। जैसे मैंने कह दिया कि पप्पू सिंह प्रजापति सर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के लिए पढ़नी है, फिर वही पढ़नी है। अगर आप 9th 10th की राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों की ओर जाते हो तो फिर वही पढ़नी है, दूसरा उसमें कुछ ऐड नहीं करना। फिर गाइड या फिर अगर आप गाइड या कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हो तो फिर आपको वही पढ़ना है, फिर यहाँ नहीं आना, आप पुस्तकों की ओर नहीं आना। 2 बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, हमारे पढ़ने के स्रोत फिक्स होने चाहिए। दूसरी बात जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। और रिवीजन के बाद में उसी टॉपिक के जो PYQ है प्लस MCQ है ये कर लीजिए, आप बराबर आपको सफलता मिल जाएगी, कहीं कुछ आपको समस्याएं नहीं आएगी। बच्चे ये सारे काम करते ही नहीं है, भटकते रहते, कभी इधर भटकते हैं, कभी उधर भटकते हैं, कभी इस क्लास के नोट लेते हैं, कभी उस क्लास के नोट लेते हैं, सब कुछ बिखर जाता है अंत में। माइंड एकदम स्थिर रखें, अपने जो उद्देश्य एकदम फिक्स रखें, एक स्रोत, इसके साथ में बार बार रिवीजन, उस टॉपिक के PYQ और MCQ, बस चीजें आपके लिए आसान होती नजर आएगी। तो ये हो गया विद्यार्थियों तरीका, मैंने जो बताया है यहाँ पर कुछ बातें, हमने CET की सामान्य बातें जान ली है, निर्देशों के बारे में पढ़ लिया है, जो बातें महत्वपूर्ण है, क्या घटा क्या बढ़ा उनके बारे में थोड़ी सी बात की थी। फिर सिलेबस के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की है, सिलेबस को कैसे डील करना है, संक्षिप्त तरीके शॉर्ट तरीके क्या है, विस्तृत तरीके क्या है, आपकी भविष्य क्या रणनीति हो सकती है, उनके अनुसार आप दोनों में से देख लें। मेरे अनुसार तो जो बच्चे केवल ऐसे भी होते हैं जो केवल CET पास करना चाहते हैं, केवल कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो आगे की सोचते हैं, तो दोनों में से आप देख लें आपकी प्रकृति क्या है, उस अनुसार चीजों को आप सेट करें। 40% कैसे प्राप्त कर सकते हैं, साइंस वाला अलग रणनीति बनाएगा, आर्ट्स वाला बच्चा अलग रणनीति बनाएगा। और उसके बाद में रिवीजन का क्या महत्व हो सकता है, PYQ MCQ क्यों पढ़ने चाहिए, इसलिए करने चाहिए ताकि बार बार चीजें आपको याद हो जाए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप PYQ MCQ करते हो तो फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का कोई मतलब नहीं है, आप बार बार PYQ MCQ करते रहें, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। एक एग्जाम के लिए आप PYQ भी कर रहे हो, MCQ भी कर रहे हो, किताब भी पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, चीजें हैंडल नहीं होगी, कोचिंग भी कर रहे हो और साथ में, तो चीजें आपके बिखरती जाती है, टूटती जाती है। तो कोचिंग भले कर ले, टेस्ट सीरीज को आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह PYQ और MCQ निकाले तो चीजें और सरल होगी। मेरे हिसाब से मैंने आपको ठीक ठाक जानकारी दी है, फिर भी मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कुछ अगर आपको बोर्ड के जो दिशा निर्देश है उसका नोटिफिकेशन है जो हमने बताया है उसमें कहीं आप कुछ अंतर नजर आ रहा है, कोई गैप नजर आ रहा है, तो निश्चित रूप से जो बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी किया उसे से माने हमसे भूल हो सकती है, हमसे त्रुटि हो सकती है, उस नोटिफिकेशन में कोई त्रुटियां नजर नहीं आती है। तो नोटिफिकेशन को देखा और सारी बातों को हमने समझा, और अब आप तैयारी करें अच्छे से। और राजस्थान वाला पोर्शन हिस्ट्री और उसकी बातें वैसे भी आपके कर ही रहे हैं, हमने किसान आंदोलन पढ़ लिए, हमने जनजातीय आंदोलन पढ़ लिए, क्रांति की बात की, प्रजातंत्र आंदोलन पढ़ ही रहे हम। तो अगर राजस्थान वाला पोर्शन आप तैयार करना चाहते हैं तो वैसे ही हम पढ़ रहे हैं, वहां से आपकी चीजें और सरल हो जाएगी। आप पढ़ें, स्वस्थ रहें, और अगली क्लास में किसी और अच्छे से टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।